नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑल गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट एक ऐसा जियोग्राफिकल कंडीशन होता है जिसमें एयर, लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, और यही सारी चीज़ें मिलकर एक बायोटिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं। बायोटिक के साथ साथ अबायोटिक इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। अब बायोटिक और अबायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग वर्ल्ड, जैसे प्लांट, एनिमल, बर्ड्स वगैरह। अबायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग वर्ल्ड। यानी ओवरऑल अगर हम लोग एक कंप्लीट इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट करते हैं और पूरी तरीके से एक आइडियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को ग्रो करने में सपोर्ट करती है। बोथ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्वाइट नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। चाहे वो कोई भी बायोटिक कंपोनेंट हो या फिर कोई भी अबायोटिक कंपोनेंट हो, दोनों ही अपने जगह पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के डेवलपमेंट के ऊपर ही ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट इस अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक जैसे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल हर तरीके के एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में यूटिलाइज़ करता है, और ये सारे एक्टिविटीज़ को कंफर्म करने के लिए उनको जो भी रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है वो सारे रिसोर्सेज उनको इन्वायरमेंट से ही, प्लांट एंड एनिमल यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलता है। जैसे इंसान फैमिली क्रिएट करता है, ठीक है, इंसान जिस एरिया में रहता है दूसरे लोगों के साथ वो कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करता है, एजुकेशनल बिहेवियर को मेंटेन करता है, फैक्ट्रीज, विलेज, सिटी, टाउन, बिल्डिंग, रोड एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें को डेवलप करता है अपने लाइफ को सूटेबल बनाने के लिए। लेकिन अपने लाइफ को सूटेबल बनाने के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उसको बायोटिक और अबायोटिक इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी ह्यूमन बींग्स को अपने रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वाटर हो, लैंड हो एट्सेट्रा, चाहे जो भी हो, ठीक है। ये सारे के सारे कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे के सारे कंपोनेंट हमेशा और हर जगह पे इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल है? इसका आंसर है नो। हर जगह पे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एक जैसे नहीं होते। दैट्स वाई दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों का लाइफस्टाइल, फूडिंग हैबिट, कल्चरल हैबिट एक दूसरे से डिफ़र करता है। A proper interaction or balance with the natural environment and human environment is quite necessary for the formation of favorable condition। अगर किसी भी तरीके का एक अच्छा आइडियोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ पीसफुली एंड सक्सेसफुली आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन बींग्स और नेचर यानी एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी जाकर इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होता है। हम लोग इन्वायरमेंटल या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है, ठीक है, पूरी तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता अपने किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्या होगा अगर इस एटमॉस्फेयर से हम लोग प्लांट को हटा दें, एनिमल को हटा दें, तो ह्यूमन का लाइफ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि प्लांट एंड एनिमल से ह्यूमन को अपने रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट मिलते हैं। बहुत सारे कम पीपल होते हैं जो कि डिज़र्ट एरिया में या फिर बोल सकते हो बैरन लैंड या फिर अमेजोन जैसे बड़े फॉरेस्ट में रह पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए उतना ज़्यादा आइडियल नहीं है। कहीं पे डिज़र्ट है, डिज़र्ट का मतलब वहाँ पे प्लांट दूर दूर तक नहीं है, तो कहीं पे इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है कि फॉरेस्ट को छोड़कर कुछ और दूसरा रिसोर्सेज नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट मॉडरेट अमाउंट में, मतलब एवरेज अमाउंट में होना चाहिए, तभी ह्यूमन बींग्स उनको अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू सपोर्ट अस। इन्वायरमेंट हमारे लिए और हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे इन्वायरमेंट से हम लोगों को ब्रीथ करने के लिए फ्रेश एयर मिलता है, ड्रिंकिंग के लिए फ्रेश वाटर मिलता है, अपने फूड और एनर्जी के लिए हम लोगों को फूड मटेरियल मिलता है। इन्वायरमेंट से ही हम लोगों का रहने के लिए लैंड भी अवेलेबल होता है, ठीक है।
यानी इन्वायरमेंट हमारे लिए इन सब चीज़ों के अलावा प्लांट, वुड, फ्यूल, मिनरल्स, मेडिसिन, एनर्जी रिसोर्सेज और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तब जाकर ह्यूमन इस अर्थ पे पीसफुली लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। इसलिए विदाउट इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता इस अर्थ पे। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एंड टाइम तक हमेशा के लिए अर्थ हमारे लिए ये फेवरेबल कंडीशन बना कर रखेगा? अर्थ हमारे लिए बिल्कुल ये कंडीशन बना कर रखेगा, लेकिन इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि हम अपने नेचर को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। हमारे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारे नेचर पे बैड इंप्रेशन क्रिएट करती हैं या फिर हमारे नेचर को ही डैमेज करती है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट में आते हैं ओजोन। हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसे हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। सन का जो लाइट हमारे अर्थ पर पहुंचता है उसमें एक हाईली डेंजरस रेडिएशन होता है जिसे यूवी या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होता है वो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हमारे अर्थ पर आने से रोकता है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे पेनफुल डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ता और इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से मेंटेन रहता है। लेकिन हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हमारे ओजोन लेयर को धीरे धीरे डैमेज कर रही हैं। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। पॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और CFC गैसेस जैसे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ रही हैं तो वो क्या कर रही है कि ओजोन लेयर पे इफेक्ट डाल रही हैं, जिसके वजह से ओजोन लेयर वीक होता जा रहा है। जितना ज़्यादा ओजोन लेयर वीक होता जाएगा वैसे वैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पे लार्ज क्वांटिटी में पहुंचेगा, जिसके वजह से हमारे अर्थ पे जो लाइफ है वो फिर खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि मैक्सिमम लेवल तक हो सके हम लोग जहाँ तक हो सके ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए, ऐसे पॉल्यूटेंट पार्टिकल को यूज नहीं करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट और हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एग्रीकल्चरिंग, रोड, फैक्ट्रीज़ वगैरह बैठाने के लिए लार्ज अमाउंट में ट्री डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं। अब अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ट्री का क्वांटिटी घट जाएगा। ट्री क्वांटिटी घट जाएगा तो जो हमको वाटर रेन वाटर के थ्रू मिलता है वो फिर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। ट्रीज़ प्लांट से ही हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए फ्रेश एयर मिलता है। अगर ट्री प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों को फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगा, हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए, मैक्सिमम लेवल तक फॉरेस्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। कई बार हम लोग अपने बैड हैबिट की वजह से या फिर इग्नोरेंस की वजह से फायर को प्रमोट करते हैं, जिसके वजह से कई बार देखते हैं कि फॉरेस्ट में आग लग गया। अब फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री प्लांट वगैरह डैमेज हो गए, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो मर गए। इसका भी साइड इफ़ेक्ट हमारे लाइफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए।